नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल योगी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल आपसे प्रॉमिस किया था, कल हमारा लॉन्चिंग वीडियो था कि अब हम रेगुलर बेसिस पे प्री एग्जाम तक आपके लिए लगातार बहुत ही अच्छे, उत्तम और उत्कृष्ट दर्जे के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। जिन क्वेश्चन को लगाते हुए निश्चित तौर पे जो आपका एक सपना है कि आप प्री में अच्छा स्कोर करें, 85 प्लस करें, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। कल जैसा मैंने आपको बोला था, लगातार हम आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल या विशिष्ट वीडियो लाते रहेंगे। उसी की सीरीज में आज ये पहला वीडियो है जो यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जिनकी एमपीपीएससी प्री में आने की संभावना भी बहुत है और आपके रिवीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए, मैं आपका पहला मेंटर हूँ। सबसे पहले आपको मैं अपना एक संक्षिप्त सा छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम अभिषेक वाईकर है। ये मेरी कुछ डिग्रियां है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है मैंने, एमएससी जूलॉजी से, एमए हिस्ट्री में किया हुआ है और साथ में मैंने बीएड किया हुआ है। ये मेरी कुछ डिग्रियां है। 5 साल से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है इंदौर के एमपीपीएससी की विभिन्न कोचिंग संस्थानों में। एमपीपीएससी के 3 बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। मल्टीपल व्यापम में की जॉब में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया है, जिन्हें छोड़ के मैं यहाँ पे टीचिंग फील्ड में आया हूँ। इसके अलावा एमपीपीएससी में कई वर्षों से मेंटर की भूमिकाएं निभा रहा हूं और कई सारे विद्यार्थियों को मैंने एमपीपीएससी एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ है। चलिए, तो ये मेरा छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय था। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए, फ्री होने में अब काफी कम समय रह गया, आप रिवीजन मोड में होंगे। तो हम भी आपके एक रिवीजन मोड में एक छोटा शॉर्ट संक्षिप्त वीडियो रहेगा, लेकिन संक्षिप्त वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे और कम क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा उसके एक्सप्लेनेशन में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेनेशन में आपके लगभग 200 के आसपास फैक्ट कवर हो जाएंगे। तो कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो स्क्रीन पे आपके एक वीडियो क्वेश्चन आएगा, 10 सेकंड का समय मिलेगा उसके आंसर लगाने के लिए। उसके बाद मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज, हॉट टॉपिक एमसीक्यूज। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित था? ये जो हमारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं ना, संकल्पना, विचार और भारतीय ज्ञान परंपरा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। यहाँ पर चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान के पास में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, पर वर्तमान में वो पाकिस्तान में आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। ए सकलायन, बी बास्कलायन, सी संख्यायन या डी ब्रह्मायन। चलिए, आंसर बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, ब्रह्मायन चरण व्यूह के 5 ऋग्वेद की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। एक ऋषि सुनक थे, उन्होंने चरण व्यू नामक अपना ग्रंथ लिखा। उसमें ऋग्वेद को भी कई सारी शाखा का मतलब होता है ब्रांचेस, जैसे एक पेड़ का तना होता है, कई सारी शाखाएं निकली होती है। उसी की तरह ऋग्वेद की भी इन्होंने कई शाखाएं बताई। पतंजलि ने भी ऋग्वेद की शाखाएं बताई थी, पर उन्होंने 21 शाखाएं बताई थी। 21 शाखाओं में ये सब भी इंक्लूड है। हालांकि सौनक ऋषि के चरण व्यू में केवल और केवल 5 शाखाओं का उल्लेख था, जिसमें ब्रह्मायन सम्मिलित नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मायन। चलिए, अगला क्वेश्चन है। सामवेद को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। एमपीपीएससी के ऑप्शन भी जनरली ऐसे ही होते, बिल्कुल पास पास के। तो इसका उत्तर है 2। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए, महावीर स्वामी, अगला क्वेश्चन है। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया पंचम संयम कौन सा था? जैन धर्म का सिद्धांत है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सीधा सीधा आपके सिलेबस में भी दे दिया गया है। ए सत्य, बी अस्तेय, सी अहिंसा या डी ब्रह्मचर्य। चलिए, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर है डी ब्रह्मचर्य।
आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि शुरू के जो 4 संयम थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, यह पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। वही जो 5वां ब्रह्मचर्य का संयम है वो महावीर स्वामी के द्वारा 24वें तीर्थंकर के द्वारा जोड़ा गया था। और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव या आदिनाथ थे। 5वां, पारमितताओं में शामिल नहीं है। तो एमपीपीएससी में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये है या नहीं है, इस पे जरूर गौर कीजिएगा। यहाँ पे पूछा है पारमिताओं में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है दान, बी सील, सी मुदिता या डी उपेक्षा। उपेक्षा लिखा गया, उपेक्षा है एक्चुअल में पाली भाषा में। तो इसका सही उत्तर होगा सी मुदिता। यहाँ पर कई सारे लोगों को पारमिताओं का ही अर्थ नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, पारमिता बौद्ध धर्म के सिद्धांत को कहते हैं। पारमिता परम से बना गया है, परम का अर्थ होता है चरम। तो बुद्ध ग्रंथ में कौन सी आपके अंदर गुण है जो चरम स्तर तक जाने चाहिए? तो दान का गुण है, दान का मतलब होता है त्याग। सील आपके आचरण से संबंधित है। और जो उपेक्षा है वो आपकी किसी भी भाव के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। लेकिन मुदिता इन पारमिताओं में सम्मिलित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा सी मुदिता। 6वां क्वेश्चन है, गीता के अनुसार मनुष्य के 3 प्रमुख गुण में से नहीं है, कि यहां भी नहीं पूछा गया है। तो ए है सत्व, बी है रज, सी है पीत या डी है तम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पीत। ये काफी आसान होगा आपके लिए, क्योंकि सत्व का गुण, रज का गुण और तम का गुण, ये 3 गुण हर मनुष्य में होते हैं गीता के अनुसार। और जिनमें सत्व का गुण ज्यादा होता है वो बुद्धि या विवेक को दर्शाता है, जिनमें रज का गुण ज्यादा होता है वो साहस को दर्शाता है, और तम का गुण इच्छा को दर्शाता है। तो इसी प्रकार से प्राचीन काल में मनुष्यों में 3 गुणों का निर्धारण करते थे। जो विद्वान क्लास होता था उनमें सत्व का गुण अधिक होना चाहिए था। जो रूलर क्लास होते थे उनमें रज का या साहस का गुण अधिक होना चाहिए था। और जो आम इंसान है, जो वैश्य वर्ण है या जो व्यापार या उत्पादन का काम करते हैं, उनमें इच्छा की भावना ज्यादा होना चाहिए, तो इच्छा का गुण ज्यादा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है। भूत यज्ञ, पैशाच यज्ञ, मनुष्य यज्ञ या देव यज्ञ। तो पंच महायज्ञ में हमको भूत यज्ञ भी देखने के लिए मिलते हैं, मनुष्य यज्ञ भी देखने के लिए मिलते हैं, देव यज्ञ भी देखने को मिलते हैं, पैशाच यज्ञ ऐसा कोई यज्ञ होता ही नहीं था। तो सही उत्तर हो जाएगा बी पैशाच यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ए प्रजापति, बी नरिष्ठा, सी सुजान, डी ईशान। जिस जिस विद्यार्थी से ये क्वेश्चन ना बने, समझ जाना भी उनकी पढ़ाई बहुत वीक है, ठीक है, बहुत पढ़ने की जरूरत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ईशान। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुद्रा के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? ए नारद स्मृति, बी मनुस्मृति, सी विष्णु स्मृति या डी देवल स्मृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नारद स्मृति। नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्रा के लिए दिनार शब्द का उपयोग किया गया है। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से लाए गए हैं। जैसे आपको पहले ही बता चुका, हमारी टीम में काफी सारे सिलेक्टेड लोग हैं और काफी एक्सपर्ट लोग हैं। उन सबके द्वारा कई सारे प्रश्नों में जो यूनिट 1 की, अब यूनिट 1 कितनी ज्यादा बड़ी है, हजारों क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से जो टॉप 50 क्वेश्चन है पुराने 20 साल के पेपर का अध्ययन करने के बाद इस बार कौन से प्रश्न जो आप किया, किस प्रकार के प्रश्न है जो आपको पढ़ने या जिस प्रकार के आने की संभावना है एमपीपीएससी 2024 में, केवल और केवल वो लाए गए हैं। तो इन प्रश्नों को दोस्तों बहुत गौर से लगाइएगा, ध्यान से लगाइएगा, और इन सब प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। डी यिन टू का उल्लेख मिलता है। ए फोक्यो की में, बी सी यू की में, डी सी हो ची मिन में या डी ग जा बांग में। अगर आपकी स्पीड ज्यादा लगे तो आप उसके बटन दबा दीजिएगा, अपना आंसर लगा लीजिएगा, उसके बाद ही उत्तर सुनिएगा। अगर आप केवल कहानी की तरफ से प्रश्न उत्तर सुनेंगे तो इस वीडियो का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। आपको प्रश्न सुनना है,
उसके बाद खुद आंसर लगाना, यही आपका रिवीजन होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ पा रहे हैं उसे आप अपने दिमाग में होल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, और कौन से प्रकार के प्रश्न है जो आपको मिस्टेक हो जा रही है, आप भूल जा रहे हैं, और यही सिली मिस्टेक आपकी एमपीपीएससी एग्जाम में होगी। तो अगर ये सिली मिस्टेक्स आपकी इस वीडियो के माध्यम से यही रुक जाएगी तो शायद ये एक नंबर ही रहेगा जो आपको एमपीपीएससी एग्जाम में क्वालिफाई करवा देगा। इसलिए ईमानदारी के साथ आप आंसर लगाइएगा। देखिए, यिनतू भारत का ही एक नाम था। जो चीनी यात्री हिनसांग आया था उसने अपनी एक रचना की थी सी यू की। सी यू की में भारत को उसने यिनतू कहा था। तो यिनतू का उल्लेख हमें कहा मिलेगा? सी यू की ग्रंथ में। किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन के काल में आए हुए चीनी यात्री हेन सांग ने लिखा था। ठीक है, हेन सांग। कलर अलग है, कलर अलग मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी आप केवल ये देखिए सी यू की। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता एवं यमराज के मध्य प्रश्न उत्तर मिलता है किस उपनिषद में? केन उपनिषद, बी कठोपन उपनिषद, सी ईसोपनिषद, या डी मुंडकोपनिषद। बहुत प्रसिद्ध कहानी है नचिकेता और यम की, उनके बीच बेसिकली एक संवाद हुआ था। एक छोटी सी स्टोरी है कि नचिकेता एक बालक था, उसके जो पिता एक बार यज्ञ कर रहे होते हैं और दान दे रहे होते समय, उसी समय नचिकेता बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का लड़का था। उसने अपने पिता से एक प्रश्न किया और पिता ने गुस्से में उसे बोल दिया कि मैं तुम्हें दान में यमराज को दे दूंगा। क्योंकि ये यज्ञ करते हुए ये बात बोली गई थी, इसलिए नचिकेता सीधे यमराज के द्वार पे पहुंच जाते हैं और यमराज उस समय उपस्थित नहीं होते। 3 दिन और 3 रात तक वो उनका इंतजार करते हैं। जब यमराज आते तो बहुत खुश होते हैं नचिकेता से कि आपने इतने पेशेंस के साथ मेरा वेट किया। और उसके बाद उनके बीच जो संवाद होता है उसी का वर्णन हमको कठोपनिषद में मिलता है। ये पूरी कथा हमको जो मैंने आपको सुनाई ना ये कहानी, उसका वर्णन कठोपनिषद में। तो सही उत्तर हो जाएगा बी कठोपनिषद। 12वां, ऋण संस्कार में शामिल नहीं है। अब हमें हमारे ग्रंथों में ऋण मिलते हैं, तो इसमें कौन सा ऋण नहीं मिलता है? ए देव ऋण, बी ब्रह्म ऋण, सी ऋषि ऋण, या डी पितृ ऋण। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है बी ब्रह्म ऋण। ब्रह्म ऋण का वर्णन हमें ऋण संस्कार में नहीं मिलता है। 3 ऋण की बात की गई है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। सामान्यतः ब्रह्म ऋण नहीं मिलता, पर किसी किसी बुक में कहीं कहीं हमको 4 ऋण संस्कार भी देखने में मिलते हैं और चौथे ऋण संस्कार के रूप में ब्रह्म ऋण मिल जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपके पास ऑप्शन में ब्रह्म ऋण दिया गया और तीनों ऋण है तो आपका आंसर सीधे सीधे ब्रह्म ऋण हो जाएगा। पर मान लेते कि इसमें से 2 ऑप्शन नहीं है, देव ऋण भी नहीं है, ऋषि ऋण भी नहीं है। इसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन आते तो पितृ ऋण, ब्रह्म ऋण को इंक्लूड कर दीजिएगा और एक एक्स्ट्रा कोई भी ऋण आए तो उसे हटाइएगा। तो एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये 3 ऋण आपको दिखते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तो बिना डाउट के आप ब्रह्म ऋण या जो भी ऋण दिया उसको हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के षष्टम मंडल में किसका वर्णन मिलता है? ए हरियूपिया शब्द का, बी अनार्यों की चर्चा का, सी वासुदेव कुटुंबकम की चर्चा का, या डी कृषि का वर्णन। जल्दी जल्दी लगाइए। तो इसका उत्तर है बी अनार्यों की चर्चा या दस्युओं की चर्चा ऋग्वेद के षष्टम वर्णन में हमको देखने के लिए मिलती है। वहीं जो तीसरा मंडल है उसमें हमको प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ए गोपद, बी सतपथ, सी ऐतरेय, या डी पंचविश। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। एक इजी क्वेश्चन, जिसने भी ठीक ठाक पढ़ाई की होगी उसका ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर है सी ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली वेदों के गद्य पाठ है जो वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, गोपद आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश आपका सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और सतपथ आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों कोशिश यहाँ पे यही है कि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा पाए। हम हमारे जो भी वीडियो आएंगे उनका समय बहुत कम रहेगा, लेकिन उनमें हम क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे
आईएमपी बहुत ज्यादा संभावित और ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश रहेगी, ताकि आपका भी ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, केवल हमारा ये जो वीडियो आएगा आधे घंटे का, इसे जरूर लेते हुए चलिएगा, क्योंकि कई सारे इसमें प्रश्न रहेंगे जो आपको सीधे के सीधे एमपीपीएससी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जब एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद आके आप दोबारा इस वीडियो से क्वेश्चन मिलवा लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आधा घंटा दे के अगर हमारे एक नंबर फिक्स हो रहे हैं, श्योर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज हमें करनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 5 सरोवर में शामिल नहीं है। ए पुष्कर सरोवर, बी पंपा सरोवर, सी बिंदु सरोवर या डी ब्रह्म सरोवर। तो हिंदू पौराणिक ग्रंथों में हमें 5 पवित्र सरोवरों की जानकारी मिलती है, जिसमें पुष्कर सरोवर शामिल है, पंपा सरोवर शामिल है, बिंदु सरोवर शामिल है, ब्रह्म सरोवर शामिल नहीं है। ब्रह्म सरोवर नाम का कोई सरोवर हमको नहीं मिलता है। ठीक है, पुष्कर सरोवर आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा, पंपा सरोवर आपको गुजरात में देखने के लिए नहीं, सॉरी, कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा, और बिंदु सरोवर आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। मानसरोवर भी इसी में सम्मिलित होता, मानसरोवर की यात्रा होती है ना हर साल। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था। ए अमृतसर, बी नाभा, सी ननकाना या डी नांदेड़। तो सही उत्तर है इसका सी ननकाना। इसे ही तलवंडी के भी नाम से जानते हैं, तो चाहे तलवंडी आ जाए चाहे ननकाना, कंफ्यूज मत होइएगा। 17वां क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है। यह साहित्यकार से एक प्रश्न है। ए मीराबाई, बी नरहरि, सी सूरदास या डी रसखान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए मीराबाई। मीराबाई राग गोविंद के रचनाकार है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रचना है, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है, जो मीराबाई ने की हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था। ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर या डी शाहजहां। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। तो जिसका उत्तर बी हुमायूं आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, बाबर के समय में एक चित्रकार आया था साथ में बिजावर नाम से, पर उसने चित्रकला की नींव नहीं रखी। बाबर का काल भी बहुत छोटा था। उसके बाद जो हुमायूं आया, जब वो अफगानिस्तान प्रवास पे था, उसी समय उसने अपने अपने दो बेसिकली चित्रकारों की सहायता से भारत में मुगल चित्रकला शैली का प्रारंभ किया था, नींव रखी थी, जो जहांगीर के काल तक जाते जाते हमने उत्कृष्ट या स्वर्ण काल में पहुंच गई थी, लेकिन नींव हुमायूं ने रखी थी। तो आरंभ पूछते हैं तो हुमायूं, लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल पूछेंगे तो आंसर जहांगीर होगा। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त किया था। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी शाहजहां। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पाइबोस नाम की ईरानी परंपराओं को शुरू किया था, पर शाहजहां ने उन दोनों परंपराओं को समाप्त कर दिया था, हटा दिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर या डी कपूरथला। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर लगाइए। जिसका भी उत्तर ऑप्शन सी लाहौर आ रहा वो बिल्कुल सही है। महाराजा रणजीत सिंह का काल 1799 से 1837 तक रहा है। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी आए थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया था, और ध्यान रखिएगा दिलीप सिंह ने ही यहां से कोहिनूर हीरा ले जाके वहां की महारानी को गिफ्ट कर दिया था, तभी भारत से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड या ब्रिटेन पहुंच गया था। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध, अभी कोहिनूर हीरे की चर्चा हो रही थी, वही आ गया हमारा अगला प्रश्न। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। ए औरंगजेब, बी मुराद, सी मीर जुमला या डी अबुल हसन कुतुब शाह। जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। जिसका उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है मीर जुमला, वो बिल्कुल सही है। देखिए कोहिनूर की अपने में एक इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है।
शाहजहां के काल में मीर जुमला जो दक्षिण का सूबेदार था, वो गोलकुंडा से कोहिनूर का हीरा शाहजहां को ले जाके गिफ्ट करता है और बोलता है कि आप जो अफगानिस्तान में उलझे हुए हैं पत्थरों में, उसका कोई मतलब नहीं है। आप उसकी जगह दक्षिण में गोलकुंडा जैसी जगहों पे अपना विस्तार कीजिए जहां पे कोहिनूर जैसे कीमती रत्न मिलते हैं। और उनकी बातों को देखते हुए, कोहिनूर को देखते हुए शाहजहां अपना ध्यान अफगानिस्तान से हटा के दक्षिण में गोलकुंडा पे करते और एक सेना भी भेजते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए हसन गंगू, बी मोहम्मद दीवान, सी सिकंदर साहब या डी मलिक अंबर। जिसका भी उत्तर ए हसन गंगू आ रहा है वो बिल्कुल सही है। 1347 में हसन गंगू दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना करते हैं। 1336 में एक विजयनगर साम्राज्य की भी सॉरी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी और ये दोनों मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की घटना है। 1 मिनट लूंगा मैं। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? ए यूनानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी तुर्कों ने या डी मुगलों ने। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाइए दोस्तों। जिसका उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है तुर्कों ने, बिल्कुल सही आ रहा है। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, जो घोड़े पे बैठ के किया जाता है। और एक बहुत महान शासक था, बहुत प्रसिद्ध शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल का कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए ही घोड़ों से गिर के मर गया था। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? ए कबीर का, बी रामानंद का, सी रामानुज का या डी चैतन्य महाप्रभु का। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी रामानंद का। ध्यान रखिएगा, रामानंद ही वह संत है जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू किया था। और इन्होंने ये बात कही थी कि किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म या जाति नहीं पूछना चाहिए। और इसीलिए इनके जो शिष्य है वो हर जाति वर्ग के लोग थे, चाहे कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, ये सब इन्हीं के शिष्य थे और हर कोई अलग अलग जाति से था। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर या डी औरंगजेब। तो जिसका उत्तर आ रहा है सी बाबर, वो बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसी में बाबर ने इस ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। इस युद्ध पद्धति में बेसिकली बड़ा सा तोपखाना रखा जाता था और जो पूरी की पूरी सेना है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता था। एक मध्य भाग में होती थी, एक इसके दाएं भाग में होती थी और तीसरी टुकड़ी इसके बाएं भाग में होती थी। अब जो विरोधी खेमे की सेना थी वो तो एक ही भाग में थी, तो जब आक्रमण होता था तो मध्य सेना सीधे इनसे भिड़ जाती थी, ये इनसे भिड़ जाती थी। अब जो इनके साइड वाली बाएं और दाएं साइड में इनकी सेनाएं हैं, ये दोनों तरफ से जाती थी और इस सेना को पीछे से घेर लेती थी। इसके बाद ये जो सेना थी विरोधी खेमे की, इनके सैनिक 2 भागों में बढ़ जाते थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो जो सैनिक इस तरफ होते थे ये सेना इनको इधर से मार देती थी, जो उधर से होते थे ये सेना इनको इधर से मार देती थी। 2 तरफ बेसिकली उलझ जाते थे और घेर लेते थे। यही ऑटोमन युद्ध पद्धति थी। इसीलिए देखिए बाबर की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी सेना के साथ भी उसने इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था। तो हमारी जो लड़ाइयाँ होती है जीवन की, अब पानीपत का युद्ध तो है नहीं, लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपकी एक लड़ाई है। आप जीवन में कोई और काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, वो भी आपकी एक अलग लड़ाई है। तो हर लड़ाई में आप केवल बल से नहीं जीत सकते, आपको बुद्धि, स्मार्टनेस या
अन्य लोगों से अलग तरीका अपनाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज में बार बार फेल हो रहे हैं तो अपना लक्ष्य नहीं, अपना तरीका बदलिए। चलिए, अगला प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? ए श्रृंगेरी में, बी पंढरपुर में, सी नादिया में, या डी वाराणसी में? चलिए जल्दी जल्दी उत्तर लगाइए। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए नीचे इंग्लिश में भी क्वेश्चन भी है और उसके ऑप्शन भी है। तो इसका उत्तर है सी नादिया में। नादिया आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? okay, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पर सिली मिस्टेक्स ऐसे ही क्वेश्चन में होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप नोटिस करेंगे हमने जो पूरी स्लाइड्स बनाई हुई, जो पूरे प्रश्न लाए हैं, मुश्किल 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 प्रश्न तो बीच बीच में बहुत आसान से क्वेश्चन हम डाल देते हैं। ये क्यों? ताकि आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को ट्रेन कर सके कि ये जो सिली मिस्टेक्स होती है, इजी क्वेश्चन गलत करने की प्रवृत्ति है, ये हट जाए आपकी। एमपीपीएससी में भी यही होता है, आप ध्यान दीजिएगा। दो चार मुश्किल प्रश्न आते हैं, फिर एक बिल्कुल इजी प्रश्न आता है और हमारा दिमाग हैंग कर जाता है, यूज ही नहीं होता है। और जब हम एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं ना, तो सर पटकते हैं कि इतना आसान प्रश्न कैसे गलत हो गया। तो ये जो पूरी प्रश्न की सीरीज है, केवल इसमें प्रश्न ही नहीं डाल दिए, इनको सही तरीके से अरेंज करके डाला गया ताकि आपके ब्रेन को अभी से एग्जाम हॉल के लिए हम ट्रेन कर सकें। ए बाबर और राणा सांगा, बी हेमू और अकबर, सी हुमायूं और शेर खां, या डी बाबर और इब्राहिम लोदी? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। जिस जिसका भी उत्तर डी बाबर और इब्राहिम लोदी आ रहा बिल्कुल सही है। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत में 3 बड़े युद्ध लड़े गए थे, जिसमें जो दूसरा युद्ध है वो हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। क्या? अब तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, ये आप कमेंट में मुझे बताइए। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। ए मोती महल, बी पंचमहल, सी रंग महल, या डी हीरा महल? फतेहपुर सीकरी जिसे बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी भी बनाया था, और बादशाह अकबर की कब्र आपको सिकंदरा में देखने के लिए मिलेगी। क्या? चलिए इस प्रश्न का उत्तर जिसका बी पंचमहल आ रहा बिल्कुल सही है। पंचमहल का मतलब होता है 5 स्तरों पर बनाया गया महल। तो ये फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? क्या? अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, पर ध्यान से ऑप्शन देखिएगा और उत्तर लगाइएगा। ए 1756 ईस्वी में, बी 1576 ईसा पूर्व में, सी 1756 ईसा पूर्व में, या डी 1576 ईस्वी में? चलिए उत्तर लगाइए। जिस जिसका उत्तर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अब मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है आप लोगों पर। कई लोगों ने इसका उत्तर बी लगा दिया होगा और सोच रहे होंगे सर आपने ऑप्शन तो बिल्कुल बी और डी एक जैसे दे दिए, ए और सी भी एक जैसे दे दिए। तो दोस्तों नहीं, ध्यान से देखिए, ये जो ए डी और बी सी होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे लोग एग्जाम हॉल में गलती कर देते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है ना, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एमपीपीसीएस में नहीं आया, यूपीपीसीएस में आया था, और ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसे थे। और उस समय बहुत सारे विद्यार्थी केवल एडी और बीसी में कंफ्यूज हो गए थे। तो एडी का मतलब होता है जो सन 0 के बाद हुआ है, और बीसी जो सन 0 के पहले था। तो सही उत्तर है 1576 एडी या ईस्वी डी। चलिए, किस किस के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी बता दीजिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व मानसिंह ने किया था। और कहा जाता है यही वो युद्ध था जिसमें महाराणा प्रताप ने जंगल की घास तक खाई थी, लेकिन अकबर की सेना के सामने सरेंडर नहीं किया था। और हल्दी घाटी इस जगह का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो पीले रंग की है, पीली सी दिखाई देती है, इसलिए उसे हल्दी घाटी नाम दिया गया। शेर शाह की मृत्यु हुई थी आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में, या सासाराम में? चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए और सही उत्तर बताइए, उत्तर मत बताइए, सही उत्तर बताइए।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिंजर में। कालिंजर में का जो किला है उसे अवैध दुर्ग कहा जाता था। उसको जब शेरशाह सूरी लड़ रहा था तो कहा जाता है ऑलमोस्ट वो जीत गया था, पर लास्ट में वो बहुत ज्यादा जब उसने खुद मान लिया, जोश में आ गया, उत्तेजित हो गया कि चलिए, वो रिलैक्स हो गया बेसिकली कि अब तो मैं युद्ध जीत गया हूं। और उक्का नामक जो अस्त्र चला रहा था, ऑलमोस्ट जो वहां का शासक था वो मरणासन स्थिति पे आ गया था। वो अपना आखिरी अस्त्र चला रहा था, अग्नेयास्त्र, उक्का, जो आगे से लपेट के चलाया जाता था। तो कहा जाता है कि वो एक तरह का सिंबल था, एक तरह की आवाज थी, एक तरह की गूंज थी शेरशाह सूरी की तरफ से कि मैं जीत गया हूं। लेकिन वो उसके हाथ में ही फट जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। जब हम किसी भी सफलता के बहुत पास तक पहुंच जाते हैं, तभी एक सिल्ली मिस्टेक करते हैं और उस सफलता से सीधे जमीन पर आके गिर जाते हैं। तो हमेशा जीवन में याद रखिएगा कि अंतिम क्षणों में अपना धैर्य सबसे ज्यादा बना के रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ए एम के गांधी, बी अल्बर्ट वेस्ट, सी महादेव देसाई, या डी मनसुख लाल नजर। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे महात्मा गांधी। महात्मा तो बाद में कहलाए थे, जब ये इंडियन ओपिनियन पत्र साउथ अफ्रीका में छापते थे 1904 के आसपास की बात है। उस समय ये छोटे थे। हमारी जो वहां का नस्ल भेदी व्यवहार हुआ करता था भारतीयों के, उसके विरोध में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसमें भारतीयों की जो मनोदशा है, भारतीयों की जो स्थिति, उसके बारे में बात की जा सके। तो इसके प्रथम संपादक हुए थे हमारे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ए कुंवर सिंह, बी चंद्रशेखर, सी तीरथ सिंह, या डी राम सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 80 साल के क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध दानापुर, आरा और जगदीशपुर जैसी रियासतों में लोगों का नेतृत्व किया और बहुत बहादुरी के साथ लड़े और अंग्रेजों की सेना को हराया भी था इन्होंने। पर इनकी उम्र ने साथ नहीं दिया था और कहते हैं थकावट के कारण, युद्ध की व्यस्तता के कारण, युद्ध के दबाव के कारण इनकी बाद में मृत्यु हो गई। और एक और कहावत प्रचलित है, कई इतिहासकार ऐसे मानते कि केवल इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 80 साल, इसीलिए ये बहुत 80 साल का व्यक्ति बहुत लंबे समय तक युद्ध नहीं जारी रख पाया। अगर इनकी उम्र कम होती तो शायद 1857 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, इतनी बहादुरी के साथ ये लड़े थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न, कई सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो बिल्कुल ये गलत नहीं होना चाहिए। ए चर्चिल, बी पामस्टोन, सी ग्लैडस्टोन, या डी एटेली। ये सभी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रह गए हैं, लेकिन 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पामस्टोन थे। 34 क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है? आनंद मठ बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक विद्रोह का बहुत अच्छा सजीव सा वर्णन किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए चुवार विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी पालीगा विद्रोह, या डी तालुकदारों का विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है बी सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था बहुत अच्छा वर्णन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, ये बहुत ही अच्छी सजीव रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेजली, या डी लॉर्ड लिटन। तो जिसका ऑप्शन ए आ रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही है आप। लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो था 1800
48 से 1856 के बीच का। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा सन 1853 में पहली बार बॉम्बे से ठाणे के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी, प्रथम यात्री रेल चलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी? 1919 में, 1927 में, 1916 में या 1928 में? एमपीपीएससी से सन वाले क्वेश्चन बहुत देता है, इसीलिए ये डाला गया है। और ये सन वाले क्वेश्चन को याद रखना भी अपने आप में एक चुनौती होती है, मुश्किल होता है, क्योंकि सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। पर अगर आपने इतिहास को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा होगा तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत होंगे नहीं, क्योंकि इतिहास रटने नहीं समझने की चीज है। तो अगर आप इतिहास को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो इतिहास के स्पेशल टॉपिक्स के वीडियो आएंगे उन्हें जरूर देखिएगा, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे स्तर पर समझाए जाएंगे आपको। तो इसका सही उत्तर है 1928 में। देखिए 1924 में क्या होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना होती है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। उसके बाद भगत सिंह जो होते हैं वो नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। और जब चंद्रशेखर और भगत सिंह आपस में मिलते हैं तो 1928 में मिलकर दोनों अपने अपने ग्रुपों का एक सभा में, एक एसोसिएशन में मर्ज कर देते हैं ताकि दोनों मिलके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सके। तब इनका जो नया नाम होता है इनकी संस्था का, वो होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी इसे ही कहा जाता है। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1930 में या डी 1935 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी 1925 में। और हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदलकर काकोरी एक्शन प्लान रख दिया है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था। क्या काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, ऐसा कुछ नाम चेंज किया था। ठीक है, इसलिए ये करंट से भी कनेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी एस एन बनर्जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी हकीम अजमल खान? जल्दी जल्दी उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास। इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, वो क्या नाम है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसे दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी डब्ल्यू आर बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या डी मोतीलाल नेहरू? तो ध्यान रखिएगा, ये जो दादा भाई नौरोजी है इन्हें ही दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटेन में वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे हैं। पहले कपास व्यापारी हुआ करते थे, ब्रिटेन गए, वहां पे चुनाव लड़ा और वहां पे चुनाव जीत भी गए थे। इन्होंने रफ्त गुफ्ता नाम का एक पत्र भी निकाला था और रहनुमाई माजदायन नाम की एक सभा या एक संस्था भी बनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन कौन से थे? ए छुआछूत की समाप्ति और नशाबंदी, बी सत्य तथा अहिंसा, सी खादी तथा चरखा या डी सही लक्ष्य तथा सही उपाय? तो अगर आप इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, या महात्मा गांधी को आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो इसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसका सही उत्तर है बी सत्य और अहिंसा। यही दो वो हथियार थे जिन पे महात्मा गांधी जीवन भर तक अडिग रहे। बुरी से बुरी कंडीशन आ गई, बुरी से बुरी सिचुएशन आई, लेकिन ये इन्होंने कभी अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा और इस सिद्धांत के बल पर ही उन्होंने भारत जैसे देश में, जब उस समय इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम किया।
महात्मा गांधी को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता है। तो इनके जो राम राज्य की संकल्पना थी, शायद उस राम राज्य की संकल्पना को भी हम भूलते जा रहे हैं। तो इनके राम राज्य की जो संकल्पना थी ना, उस राम राज्य की संकल्पना में ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। अभी सत्य और अहिंसा क्या सिद्धांत है, जब हम मेंस की क्लास में करेंगे तभी सत्य और अहिंसा के पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है आपके लिए। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पूर्व भारत की राजधानी कहाँ थी? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी पटना या डी लखनऊ। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए कोलकाता। भारत की शुरुआती राजधानी कोलकाता में थी और 1911 में दिल्ली लाई गई थी। कि दिल्ली पहले केवल एक पर्वत पथरीली जगह थी, उसको पत्थरों से तोड़ के कई सारे मजदूरों ने कई साल की मेहनत के बाद उसको समतल किया और वहां पे राजधानी बसाई थी। इसलिए आप आज भी देखेंगे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पे स्थित है। अगर आप आज जाएंगे तो आज तो आपको मैदान दिखेगा, उस समय हिल मतलब पहाड़ी थी वो पूरी की पूरी। ठीक है, इसलिए उसको आज भी रायसीना हिल्स कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था या डी प्रांतीय स्वायत्ता। एक बहुत अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है। एमपीपीएससी जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल उस प्रकार का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में की गई थी और वहीं पे जो 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें द्वैध शासन प्रणाली की बात की गई थी। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? अब सबको पता है गांधी जी अफ्रीका में तो रहे थे, पर कितने वर्ष रहे थे? कई सारे विद्यार्थी अभी दिमाग में कैलकुलेशन करना चालू कर दिए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ए 20 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष या डी 15 वर्ष। तो जिसका उत्तर बी 21 वर्ष था वो बिल्कुल सही है। सही आंसर 21 वर्ष है। जब वो 24 साल के थे 1893 में, तब सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे और जब वो 1915 में लौटे थे तब वो 45 या 45 साल के हो गए थे और उसके बाद उन्होंने भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। चलिए, अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड कर्जन ने, गांधी जी ने या मोतीलाल नेहरू ने? चलिए, जल्दी जल्दी सही आंसर पे टिक कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी गांधी जी ने। गांधी जी ने ही 1919 में जो खिलाफत आंदोलन है उसको समर्थन दिया था, जो खलीफा पद के समर्थन में था। 1920 का जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था उसमें खिलाफत आंदोलन को भी सम्मिलित कर लिया था। चलिए, अगला प्रश्न है इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद, बी स्वामी सहजानंद, सी एनजी रंगा या डी सरदार पटेल? जल्दी जल्दी सही उत्तर पर टिक लगाइए। तो जिसका उत्तर बी स्वामी सहजानंद आ रहा वो बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर बी स्वामी सहजानंद है। इन्होंने ही 1930 में किसान सभा आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाया था। चलिए, और खेड़ा सत्याग्रह आएगा तो वहां पे सरदार पटेल का नाम आ जाएगा। चलिए, एस के धर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1948, 1945, 1956, 1950। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपीपीएससी कई बार पूछ चुका है और व्यापम के भी कई एग्जाम में आया है। तो इसका सही उत्तर है ए 1948। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। निवाड़ी किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? ए छतरपुर, बी टीकमगढ़, सी पन्ना या डी दमोह? चलिए, तो एक रिसेंट का प्रश्न है क्योंकि एमपीपीएससी में करंट अफेयर पिछले 3-4 साल छोड़िए, अगले एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं, 10 साल की घटना भी पूछ लेता है करंट अफेयर बना के। तो चलिए, टीकमगढ़ के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए तो इजी होगा, जो कई दूर रहते हैं उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है बी टीकमगढ़। ठीक है, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग करके बनाया है ना।
ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन सा जिला किस जिले से अलग करके बने और कब बने हैं, ये भी सन के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 31 अक्टूबर 2019, बी 2 अक्टूबर 2019, सी 31 अगस्त 2019, डी 31 जुलाई 2019। इसका सही उत्तर है ए 31 अक्टूबर 2019। अब देखिए, मैंने एक प्रश्न पूछा, फैक्चुअल प्रश्न था सीधे सन वाला। अब मैंने सन इसमें बार बार चेंज नहीं किया, क्योंकि एमपीपीएससी में कई बार होता है सन अलग दे दिया, 19, 20, 21, 22। अब चारों ऑप्शन में मैंने सन दिए हुए, तो सन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाएगा। और एमपीपीएससी में डेट की जगह केवल सन है, तो आपका काम वैसे ही इजी हो जाएगा। और आप पूरा याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019, इसी दिन हम भारतीय एकता दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भोपाल को किस जिले से पृथक कर नवीन जिला बनाया गया? ए सीहोर, बी विदिशा, सी रायसेन या डी सागर। अब ध्यान रखिएगा, भोपाल पहले एक तहसील के रूप में था, एक सेपरेट जिला नहीं था। 1972 में इसको सीहोर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ए सीहोर। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग में सम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ए भिंड, बी मुरैना, सी शिवपुरी और डी श्योपुर। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर लगाइए। जिसका ये प्रश्न सही होगा वो कमेंट्स बॉक्स में आके अपना नाम जरूर लिखिएगा, बताइएगा सर ये प्रश्न मेरा सही था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन ही तो अपने आप में मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो इजी प्रश्नों को सोचते हैं ये तो बन ही जाएगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस हमको एमपीपीएससी एग्जाम में ले डूबता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। चलिए इसका सही उत्तर है सी शिवपुरी। सी शिवपुरी चंबल संभाग में नहीं है, चंबल संभाग में केवल 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप आज के प्रश्न आपके लिए बहुत मददगार हुए होंगे, आपका काफी अच्छा रिवीजन हुआ होगा और आपको खुद समझ में आया होगा। हर एक प्रश्न को देख के अगर आपने पिछले साल के एमपीपीएससी के प्रश्नों का अध्ययन किया कि आज के प्रश्न कितने रिलेवेंट थे, कितने सही थे, और प्रश्न 1 से लेके किस तरह से हमने कठिन क्वेश्चन डाले और बीच बीच में इजी क्वेश्चन, ये देखने के लिए कि आपका जो दिमाग है जब मुश्किल में आता है, टेंशन में आता है, प्रेशर में आता है, तब कहीं आप सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल लगातार हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार आपके लिए एमपीपीएससी का बेस्ट नहीं एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इस चैनल पर आते रहेगा और हम लगातार मिलते रहेंगे। इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैं और मेरी टीम मिलकर उस पर एक अच्छे से अच्छा वीडियो लाए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका बिल्कुल भी ज्यादा समय ना लेते हुए आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।